हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोगों का प्रवक्ता स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा और हमारी वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। दोस्तों, आज का जो पेपर है काफ़ी मॉडरेट लेवल का था। मैं इसको थोड़ा मॉडरेट और हाई के मिडल में रखूंगा क्योंकि आयोग ने काफ़ी अच्छा पेपर सेट किया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन डाउटफुल हैं तो उनको हम वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पूरी जो पेपर है उसकी आंसर की देने का इसमें दोस्तों प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है साला दर्पण परियोजना का संबंध है। देखिए दोस्तों, अगर आप साला दर्पण की बात करें तो ये दोस्तों ये सभी से संबंधित है। आप अगर बात करें तो ये केंद्रीय विद्यालय में भी चलती है, जवाहर नवोदय विद्यालय में भी चलती है। वैसे तो बेसिकली नवोदय विद्यालय का आ गया है, तो दोनों में होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होना चाहिए आदर्श विद्यालय से। अभी मैं इसमें मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट है, लेकिन आई होप कि इसका आंसर आदर्श विद्यालय ही निकलेगा। तो फिलहाल जब तक आंसर की नहीं आती यूकेपीएससी की, तब तक आप कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आरटीआई एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के लिए 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। काफी अच्छा और डीप क्वेश्चन आ गया दोस्तों। वैसे हमने सारा तो बताया था आरटीआई के बारे में, ये भी बताया था, लेकिन इसकी धारा नहीं बता पाए थे। तो ये था 12(1)(c), तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। तो अगर आप देखेंगे तो ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम समुदाय सभी से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर है, ये सभी इसका होना चाहिए। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की सिफारिश, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये भी सिंपल है, कौन है, एमएस मुदालियर। इसके बारे में भी हमने अपनी वीडियो में कई बार डिस्कस किया। राधा कृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था दोस्तों उच्च शिक्षा से, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, ओके। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एनकेसी, यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा हम कह सकते हैं कि एक जो हायर एजुकेशन के लिए इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, वो इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता, तो ये भी आपको बताया गया है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। इसके बाद देखिए एनसीटीई इसका मुख्य कार्यक्षेत्र, ये भी आपको दोस्तों बताया गया है, शिक्षक शिक्षा है, टीचर्स की शिक्षा आपका एनसीटीई का मुख्य क्षेत्र है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे, ये भी आपको कितने बार बताया गया, सैम पेत्रोदा थे इसके अध्यक्ष, ठीक है ना। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति देखिए, अगर आप मेरी वैल्यू वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें सबसे पहले मैंने यही बताया कि जो वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई है वेलेर से हुई है, ठीक है ना। इसके बाद ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे भी। इसका वैसे राइट ऑप्शन आंसर टीपी नन हो सकता है और जॉन डीवी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि टीपी नन ने ये आपका ये स्टेटमेंट दिया है, तो मे बी टीपी नन ही होना चाहिए। मैं 70% श्योर हूँ, लेकिन फिर भी क्या पता आगे जब की आएगी तो उससे ज़्यादा पता लगेगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत 9 क्षेत्र सम्मिलित हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद CIET का दोस्तों फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो ये आपका है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी ई गवर्नेंस वाली वीडियो ढंग से देखी होगी ना, तो मैंने आपको NIC के बारे में बताया था, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, वही चीज़ के बारे में पूछ रहा है। उस समय जो उसकी बात हो रही है तो 1976 उसके बारे में बताया गया है आपको। अगर आप ई गवर्नेंस वाली मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मैंने बताया था क्लियरली। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा डीप और पढ़ लेते तो यहाँ पर आपका सेवा इंक की बात हो रही है, तो ये 1995 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1995 होगा, अदरवाइज अगर ये वही NIC की बात चल रही होगी तो ये क्वेश्चन होगा डिलीट और इसके बदले सबको मिल जाएगा बोनस। तो 1976 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी अगर यहाँ पर NIC सेवा इंक की बात चल रही है तो इसका मेरे हिसाब से 1995 होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद राष्ट्र शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों, ये 1958 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है। अगर आप
ने पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट की वीडियो नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप खुद भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन एनालिटिक भी होते हैं, आप थोड़ा क्वेश्चनों को देखिए ढंग से और उसको एनालाइज करिए तो आपको पता लगेगा कि ये सभी हैं, ठीक है। पाठ्यसगामी क्रियाएं हैं, परियोजना कार्य है, खेल है, तो ये व्यक्तित्व का विकास ही तो करते हैं आपके। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी कंप्यूटर वाली वीडियो देखी होती ना तो आपको बहुत फायदा मिलता। कंप्यूटर वाली वीडियो मैं देख रहा था कि काफ़ी कम लोगों ने देखी और उससे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आए। देखिए कंप्यूटर CAI यानी कंप्यूटर के संग जब आप अनुदेशन करते हैं तो किस क्षेत्र में विकास नहीं होता। देखिए कंप्यूटर क्या एक मशीन है, वो आपके अंदर भावनात्मक जो हम कह सकते हैं भावनात्मक क्षेत्र में विकास नहीं कर सकती। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए तो टीचर ही चाहिए ना, तो कंप्यूटर कभी भी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो इसका आंसर होना चाहिए भावनात्मक क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये है एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, ये फ्रोबेल हैं। तो ये हमने डिस्कस नहीं किया था, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया था, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन थे, FA फ्रोबेल थे। इसके बारे में भी आपको बताया गया था, ठीक है, जो आपके हमने जितनी भी शिक्षण विधियाँ प्रविधियाँ पढ़ी थी उसमें भी आया था, ठीक। अच्छा, इसको भी पढ़ा हुआ था कि भाई शिक्षण कौशलों के प्रयोग से क्या विकसित होता है, तो डेफिनेटली क्या होगा, टीचिंग होगी। टीचिंग स्किल से क्या होती है, टीचिंग ही तो में तो निखार आता है, ये भी डिस्कस किया था। माइक्रो टीचिंग का जो उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों, शिक्षण कौशलों का विकास है, ठीक। इसीलिए दोस्तों मैं क्या करता था कि ज़्यादातर मैं MCQ पर ध्यान नहीं देता हूँ। अगर आप वीडियो को अगर आप थ्योरेटिकली आप बहुत अच्छे से पढ़ो और उसको बिल्कुल अगर आप ध्यान मग्न होकर पढ़ो तो उसमें क्या होता है कि आपको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने आप ही मिल जाते हैं। उनके हम हालांकि MCQ नहीं बना पाए, इतना समय नहीं होता है दोस्तों कि हम लोग वर्किंग लोग हैं, इतना समय नहीं हो पाता कि मैं MCQ भी बनाऊं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी। लेकिन जितना भी आपको थ्योरेटिकली पढ़ाया गया था उससे अगर आप निचोड़ निकालते तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, ठीक। इसके बाद ये देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था। अगर आप मेरी फिर से अगर आप वीडियो देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। अभी आपको मैंने बताया भी था, ये BF स्किनर ने 1950 में स्टार्ट किया था, ठीक है ना। और ये आपका क्या कहते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपकी कंप्यूटर वाली वीडियो से तो बहुत आया है। UGC की स्थापना, ये भी आपको बताया था कि UGC की स्थापना अनौपचारिक रूप से 1953 को हो गई थी। हालांकि 1956 से इसको बाद में एक सांविधिक निकाय के रूप में गठित किया गया, यानी ऑटोनोमस बॉडीज को बनाया गया, लेकिन स्थापना तो 1953 है, तो वो इसका सही होना चाहिए, ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शिक्षा पर विचार किया। देखिए दोस्तों, ये आपका एक तरीके से एक कार्यक्रम था, तो हम ये कह सकते हैं कि अब इसमें थोड़ा सा डाउट है। वैसे तो मेरे हिसाब से तो ये सामाजिक कार्यक्रम के रूप में होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम है, तो एक तरीके से आपका एक बहुत अच्छे प्रोग्राम के रूप में इसको लिया गया था। तो ये राष्ट्रीय कार्यक्रम भी हो सकता है और सामाजिक कार्यक्रम भी हो सकता है, लेकिन सामाजिक कार्यक्रम मुझे ज़्यादा इसका लगता है, तो यही होना चाहिए, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंधित है। फिर से आप शैक्षिक तकनीकी वाली वीडियो में जाइए, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि जब हम शिक्षण सहायक 3 टाइप की होती है ना आपकी, जैसे एक होती है आपका प्रणाली उपागम यानी कि सिस्टम अप्रोच, फिर एक होती है आपकी हार्डवेयर अप्रोच और आपकी होती है सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो जो आपकी हार्डवेयर अप्रोच होती है, इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी शिक्षण सहायक सामग्री है उनका प्रयोग करते हैं। लाइक सपोज करो हमने प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना है या कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है या कोई भी चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है, तो ये कठोर शुल्क उपागम के अंतर्गत आना चाहिए। तो यही इसका आंसर भी होना चाहिए, ठीक। अब ये ली थायर के अनुसार संप्रेषण को मूल कार्यों में बांटा जा सकता है। इसमें दोस्तों मैं श्योर नहीं हूँ, ना मेरे को इसका आंसर मिल रहा है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, आप इसको खुद देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT की स्थापना, ये भी मैंने कितने बार आपको बताया कि इसकी जो स्थापना है 1973 में हो गई थी, बाद में 1995 में 1993 का अधिनियम था, 1995 में इसको एक तरीके से इसका पुनर्गठन टाइप का किया गया और इसको एक हम कह सकते हैं ना कि एक फ्री बॉडी यानी कि हम कह सकते हैं सांविधिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया, तो यानी कि ऑटोनॉमस बॉडी बनाया गया। लेकिन इसका गठन मैंने 1000 बार बताया था कि 1973 में हो चुका था और ये आपका NCERT के अंतर्गत अध्यापक शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करता था, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, ये निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है। देखिए शिक्षण विधि नहीं है की अगर बात करी जाए तो ये भी काफ़ी थोड़ा सा घुमाव फिरा सा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो हमने वैसे देखा जाए तो सारी विधियां पढ़ी हैं, प्रोजेक्ट विधि भी होती है, ह्यूरिस्टिक तो मेथड है ही, कहानी कथन भी विधि होती है, ठीक। तो हम देखा जाए तो दोस्तों, अगर मैं इसका राइट ऑप्शन बोलूंगा तो प्रदर्शन, देखिए प्रदर्शन आपका क्या होता है, बिना व्याख्यान के पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो होती जो प्रदर्शन विधि होती है वो होती है व्याख्यान प्रदर्शन विधि।
एक्चुअली जो विधि का नाम होता है वो होता है व्याख्यान प्रदर्शन विधि, यानी कि आप प्रदर्शन करते हैं और साथ में व्याख्यान देते हैं। होता ही नहीं होता है, आप ये खुद अपने आप से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक, तो मेरे हिसाब से तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए प्रदर्शन विधि। बाकी अब आयोग की नज़र है, वो अपना जैसा अपना पक्ष रखते हैं तो उस हिसाब से होना चाहिए। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कंप्यूटर वाली वीडियो में बताया था कि आप कंप्यूटर से आप क्या क्या होता है, क्या 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 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत अनुदेशन होता है, स्वगति से यानी छात्रों को उनकी गति से सिखाया जाता है, जिसमें अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में बताया था, और अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें बताई थी, तो ये सभी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों, ये शिक्षण कौशल में भी आपको ये बताया था कि जो कौशल कितने टाइप के होते हैं, 14 टाइप के कौशल होते हैं, लेकिन कुछ बताए थे। तो साफ साफ इसमें पता लग रहा है कि सत्ता की आलोचना करना एक कौशल नहीं होगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब मेरी अगर आप मूल्यांकन और मापन मूल्यांकन की वीडियो देखेंगे तो मैंने स्टार्टिंग ही जब मेरी वीडियो हुई थी तो मैंने आपको एक ब्रीफली बताया था कि वो जो मापन है और मूल्यांकन है वो क्या होता है। मापन का मतलब क्या होता है दोस्तों, मेजरमेंट, यानी कि आप जो भी चीज़ या गुण है, गुण को आप अंक दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद लेकिन मैंने बताया था कि मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी विस्तृत होता है, यानी ब्रॉड होता है, बताया था ना। तो सबसे पहले यानी क्या हो जाएगा, इसका मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होगा, ब्रॉड होगा। ठीक, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब ये भी काफ़ी एक थोड़ा सा एक अलग सा मतलब हम कह सकते हैं कि थोड़ा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। अब बाकी देखिए फिर से आयोग की जब की आएगी तब जाके पता लगेगा। शिक्षण एक कला है, ये तो ठीक ही है, और शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, ये भी देखिए दोस्तों सही है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये तो गलत लगता है कि भाई शिक्षक जरूरी नहीं है कि जन्मजात हों, अब वो क्या कहते हैं आगे जाके भी शिक्षक बन सकते हैं। तो ये तो खैर मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए। अब बाकी अब आगे वो तो अब आगे ही पता लगेगा। ठीक, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा का प्रस्तुत की गई। देखिए दोस्तों, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करना भूल गए थे। हालांकि देखिए दोस्तों, कई सारी चीज़ें डिस्कस की गई और आप कभी भी नहीं जान सकते कि भाई यूकेपीएससी वहाँ पर क्या क्वेश्चन दे देगा। इसीलिए मैंने कल आपको एक जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने इसीलिए आपको बताया था कि 85 से 90 बहुत होते हैं आयोग के पेपर में, और वहाँ वही यहाँ पर होने जा रहा है फिर से। ठीक, मेरे हिसाब से तो इस बार थोड़ा सा उससे भी कहीं लेस ना हो जाए। ठीक, इसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना 1980 में वो स्टार्ट हुई थी। ठीक, ये तो बहुत सिंपल सा है, राष्ट्रीय रूसा का पूरा नाम है क्या होता है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो बी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक, तो बी है इसका आंसर है, ये इसका आंसर बी है। ठीक, इसके बाद कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है। देखिए दोस्तों, ये भी आपको बिल्कुल बिल्कुल एक एक चीज कंप्यूटर में मैंने बताई थी। क्या था, आंकड़ों का प्रक्रियाकरण, प्रोसेसिंग करना, लेखा परीक्षण के लिए होता है एडिटिंग। ठीक है, शिक्षक की न्यूनापूर्ति का मतलब क्या होता है कि भाई जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा ना, तो कॉन्सेप्ट के लिए आप कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो क्या है, मूल्य विकास नहीं हो सकता इससे भाई, बहुत सिंपल सा है। ठीक, इसके बाद कोठारी आयोग का गठन, ये भी कितने बार बताया, 1964 में। ठीक, इसके बाद सभी राज्यों में कॉम्प्रहेंसिव कॉलेज की स्थापना की जाए। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी मतलब थोड़ा सा डाउटफुल है, तो इसका राधाकृष्णन आयोग है, लगता भी यही है और यही होना चाहिए। फिर अब आगे जाके पता लगेगा। ठीक है, शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं। शिक्षण कार्य के मुख्य घटक देखिए अगर दोस्तों हम कहें तो शिक्षण, छात्र और पाठ्यक्रम होना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो अगर बिल्कुल मुख्य घटक की बात करेंगे तो शिक्षक और छात्र ही आएगा, क्योंकि पुराने जमाने में दोस्तों पाठ्यक्रम कुछ नहीं हुआ करता था, सिर्फ शिक्षक और छात्र हुआ करते थे। आज के ज़माने में शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम है, तो अभी इसमें भी डाउट है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि सी या डी में से कौन सा होता है। तो ये थे दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन। तो आपने देखा कि कितने आए। अब देखिए 100% क्वेश्चन तो दोस्तों हमारी वीडियो से या कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे, खुद कुछ भी मेहनत अपने आप में भी पढ़ना पड़ता है, और आप चाहे कितना ही पढ़ लें, ज्ञान हम आप कितना ही अर्जित कर लें, हमेशा ही क्या होता है उसकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। ठीक, लेकिन फिर भी हम सिर्फ आपकी क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं दोस्तों, हम आगे आपको गाइड कर सकते हैं ना, लेकिन मेहनत आप ही को करनी होती है, और कई सारी चीज़ें आपको एक के बाद एक डिस्कस करनी होती हैं, पढ़नी होती है। ठीक है ना, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन ने IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का किसको राजदूत बनाए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, PV संधू है इसका। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किससे संबंधित है। काफ़ी वैसे अच्छा क्वेश्चन, ये आपका दोस्तों टेबल टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है दोस्तों। इसके बाद अगला ये काफ़ी चर्चा में रहा था, 2 केंद्रीय शासित राज्यों को विलय हेतु संसद में 2019 में बिल पारित हुआ था। ये था दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव। तो ये भी आप सही कर लेंगे। इसके बाद
श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-2 अंतरिक्ष यान में कब परीक्षित किया गया? तो ये एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2019। और फिर इसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पर निराश हूँ आयोग की इस स्ट्रैटेजी से कि इन्होंने ऐसे पुराने अवार्ड पूछे जबकि 2020-19 के हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये गलत है। तो वैसे अमिताभ बच्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद ये थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया है, सुंदर पिचई किस कंपनी के हैं? गूगल के तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके नहीं जानते होंगे, अल्फ़ाबेट इंक के। तो ये दोनों के हैं, ठीक, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इसी की कंपनी है, तो इन दोनों के आपके ये सीईओ हैं, ठीक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP25, देखिए दोस्तों ये मैड्रिड में हुआ है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। COP25 ये आपका मैड्रिड स्पेन में हुआ था, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ओस्लो समझौते से संबंधित है? दोस्तों ये इजराइल सरकार और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के बीच का समझौता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अब डिस्कस नहीं हो पाई। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अपनी वीडियो की, तो हमने 2 महीने पहले तो स्टार्ट किया। अब शिक्षण अभिरुचि पढ़ाते हैं क्या? मैंने तो जब स्टार्ट की थी तो मेरा मोटिव सिर्फ शिक्षण अभिरुचि पढ़ाने का था, तो ये सारी चीज़ें तो इतनी सारी डिस्कस नहीं हो सकती थी ना, तो आप खुद समझ सकते हैं। तो ये आपको खुद भी यहाँ पर कई चीज़ें मेहनत करनी थी, इसीलिए मैंने कल बोला था कि आपने पिछले 1 हफ्ते 2 महीने में जितनी मेहनत की है, अगर आप 1 साल से ऐसी मेहनत करते या 8 महीने से ऐसी मेहनत करते तो शायद रिजल्ट काफ़ी डिफरेंट होता। लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें, पेपर भी अच्छा आया है। तो चलो अब आगे बढ़ते चले जाते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। पंचायती राज से रिलेटेड है 243 वाला, ठीक। मानवाधिकार दिवस ये हमने बताया था, ये होता है 10 दिसंबर को, ठीक। ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? दोस्तों कंटिन्यूटी का प्रतीक है, निरंतरता का। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये एक आपका साइंस का क्वेश्चन आ गया। यदि माता पिता के दोनों का रक्त समूह AB पॉजिटिव हो तो उन दोनों के रक्त समूह हो सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा एक टिपिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसका रूल बताऊं कि जब दोनों माँ बाप का सेम ब्लड ग्रुप होता है दोनों का, तो होता क्या है कि जो बच्चे का भी सेम ब्लड ग्रुप होता है या फिर O होता है, ठीक। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर कोई यहाँ पर बड़े बड़े अगर कोई विद्वान अगर हैं, कोई जीव विज्ञान के महाविद्वान हैं, तो वो बताएं मुझे, वरना अदरवाइज मेरे हिसाब से तो इसका D होना चाहिए कि बच्चे का AB पॉजिटिव या O हो सकता है, ठीक। क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर माता पिता दोनों का अगर सेम ब्लड ग्रुप है तो बच्चे का सेम ब्लड ग्रुप होता है या फिर O होता है, ठीक। तो इस हिसाब से देखा जाए तो D इसका राइट आंसर होना चाहिए। अच्छा, लोहे को जंग से बचाने के लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण होता है, ठीक। ये कोई बात नहीं, आप कई लोगों को नहीं पता होगा। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की दूरी है? ये दोस्तों मैं बताने ही वाला था क्वेश्चन, ये मैं बता नहीं पाया, ये मिस हो गया था मुझसे। बहुत सिंपल है, दूरी का ये आपका मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष का मतलब ये होता है कि एक जो प्रकाश है ना, प्रकाश द्वारा 1 साल में जो चली गई दूरी होती है निर्वात में, तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। 1 साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ठीक, निर्वात में, तो उसको हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सोलर सेल की सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? आप बताइए, सेल का आप प्रयोग कहाँ करते हैं? आप बिजली में तो करते हैं ना, तो इसका डेफिनेटली क्या होगा? वैद्युत ऊर्जा में, ठीक। सेल से आप जब जो भी आप सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, फिर आप उसको चार्ज करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, उससे अपनी इलेक्ट्रॉनिक सामान चलाते हैं ना। जैसे अगर आप टॉर्च ही चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो उसमें वैद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। इसके बाद रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोग से होता है, कौन होती है? व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है ना। टीकाकरण किसने स्टार्ट किया? एडवर्ड जेनर। ये तो दोस्तों काफी बेसिक से क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी साइंस वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि भाई जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक के पीछे आपका क्या होता है, साइड में आपका कौन सा मिरर लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है, ताकि आप जो बड़ी वस्तु उसको छोटा देख सकें, ठीक। तो उत्तल दर्पण के बारे में बताया था। एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर तक रुक जाती है, क्यों होता है? क्योंकि ये क्या होता है, घर्षण होता है, उसमें घर्षण बल होता है, वो हमेशा आपकी गति की दिशा के अपोजिट लगता है, ठीक है ना, तो क्योंकि घर्षण बल के कारण होता है। इसके बाद ये थोड़ा सा मुझे बेकार क्वेश्चन लगा, क्योंकि 2019 जब 2020 का दिया जा चुका है, तो 2019 का इन्होंने क्यों पूछा? तो चलो कोई बात नहीं, इसके आंसर है पीटर हैंडके। और इसमें मतलब नोबेल पुरस्कार जब 2020 के हो चुके हैं और काफ़ी समय हो चुका उनको दिए हुए, तो उसके क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे, पता नहीं इसके क्यों दे दिए, ठीक। यहाँ पर ये आयोग में की स्ट्रैटेजी मुझे खराब लगी। प्याज के लाल रंग होने का कारण है दोस्तों, ये होता है एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी डाउटफुल है। एक्स किरण की जो तरंग दैर्ध्य होती है, वैसे देखा जाए दोस्तों, अगर जो एक्स किरण की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है अराउंड, हम कह सकते हैं
10 की पावर -2, मतलब हम कह सकते हैं कि ये होती है अराउंड, तो ये होती है दोस्तों 0.01 टू 10 नैनोमीटर में। ठीक है, इतनी होती है इसकी, 0.01 टू 10 नैनोमीटर। अब आप अगर 10 नैनोमीटर को अगर आप एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बैठेगा दोस्तों 1 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि आपका जो 10 नैनोमीटर होता है ये होता है 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। ठीक है ना, तो अगर देखा जाए तो सॉरी ये भी गलत हो रहा है, 10 नैनोमीटर है तो 10 नैनोमीटर भी नहीं बैठेगा, ये आपका बैठेगा 10 की पावर -8 बैठेगा, ये भी एंगस्ट्रॉन में नहीं बैठेगा। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा ही जाएगा। और अगर हम बात करें 0.012 तो ये बैठेगा 0.01 नैनोमीटर की अगर बात होगी तो फिर भी हम कह सकते हैं भाई 0.01 इंटू 10 की पावर -9, फिर भी आपका दोस्तों ये 10 एंगस्ट्रॉन के आसपास बैठता है। तो पता नहीं इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि 10 की पावर -9 है तो भी दोस्तों हाँ, तो ये फिर भी आपका क्या होता है 0. अगर हम 1 ले जाएं तो भी आपका 10 एंगस्ट्रॉन में बैठ जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन तो बिल्कुल आप समझ के परे है। तो इस तरीके से आप इसको खुद देख लीजिएगा, मेरे को तो इसका समझ नहीं आया कि क्या है इसका आंसर। ठीक है ना, अभी आयोग ही बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक, अब निम्नलिखित में से 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, JB कृपलानी। ओके, इसके बाद इसका जो अगला आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत उनके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश होना चाहिए। ठीक, इसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी युग्म सुमेलित नहीं है। ये सारी की सारी दोस्तों पवन है, और ये आपका जो है देखा जाए तो इसमें जो बोरा है वो साइबेरिया में नहीं बहती है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, जो बोरा पवने हैं वो एड्रियाटिक सी के तट पर बहती हैं। तो एड्रियाटिक सी और साइबेरिया बिल्कुल अलग अलग हैं पोजीशन, तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, बाकी तो आप चेक कर लीजिएगा। तो बोरा ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। अब इसके बाद फिर से एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शीत जलधारा है। देखिए ब्राज़ील गर्म है, गल्फ स्ट्रीम भी गर्म होती है, अंगुलास भी गर्म ही होती है, बेंगुएला आपकी कौन सी होती है, शीत होती है। ठीक, सड़क सघनता सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है केरल में है। ठीक, मैसाम्बी रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब बेसिक सा भी क्वेश्चन है, लॉज एक्स से रिलेटेड होता है। ठीक, इसके बाद जो डागर बैंक है, डागर बैंक दोस्तों ये उत्तर सागर में है, नॉर्थ सी में। ठीक है, तो आप इसको भी करेक्ट कर लेंगे, ये आपका नॉर्थ सी में है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है। देखिए दोस्तों, जो कोयला होता है उसमें कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर, यानी कितना % ज़्यादा कार्बन है उसके हिसाब से जो कोयला होता है उसकी सर्वश्रेष्ठता बताई जाती है। तो एंथ्रासाइट होता है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज होता है, अराउंड 94 to 96% होता है, 93 to 94% के अराउंड होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी आता भी है। 1950 में भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 भाग थे, तो 10 राज्य थे मतलब। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, 10 थे इसमें। इसके बाद भारतीय संविधान एक राष्ट्र का सितम नामक पुस्तक को किसने लिखा। दोस्तों इसके राइट आंसर है ग्रेनविले ऑस्टिन, इसको भी आप सही कर लेगा। नाना घाट अभिलेख में निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। वैसे दोस्तों ये है सातवाहन से संबंधित। ठीक है, नाना घाट। तो और इसमें अगर सोर्स से अगर हम जानकारी जुटाएं तो इसमें सातकर्णी प्रथम सही प्रतीत होता है इसका आंसर। तो इसको देख लीजिएगा, अभी जब आंसर की आएगी तो उससे काफ़ी पता लगेगा। काफ़ी चीज़ें दोस्तों अब आंसर की आने के बाद ही क्लियर होती है, फिर भी आप एक एस्टिमेटेड आप देख सकते हैं। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में ये थे मलिक अंबर, इसको भी आप सही कर लीजिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम बहुत सिंपल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, काफ़ी बार ये आया है। तो ये थे दोस्तों आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। अब आ जाते हैं उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में कौन सी महिला को भारतीय सेना 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है, वो है स्मिता देवरानी, सही आंसर है। ये भी काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, किस भारत के प्रधानमंत्री किसने उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा दोस्तों HD देवगौड़ा ने की थी लाल किले की प्राचीर से 1996 में। तो ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। डोला पालकी आंदोलन, देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि आंदोलन आएंगे देखना एक के बाद एक, तो देखा अगर आपने मेरी जो एक उत्तराखंड वाली वीडियो है उसी से देखिए आप कितने सारे क्वेश्चन आए। देखिए डोला पालकी आंदोलन किससे है, जयानंद भारती। इसके बाद दशकीय ऋणात्मक संख्या
2001-2011 के दौरान दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक दर्ज की। ये भी काफ़ी घुमाऊ फिराऊ सा क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर श्योर नहीं है। सतपुली वैसे इसका हो सकता है, लेकिन अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ। अभी थोड़ा सा जो डेटा है स्टैटिस्टिक्स है वो अच्छे से चेक करने पड़ेंगे, तो तभी जाके पता लग पाएगा। ठीक, कौन सा युग्म गलत है? कफनी बागेश्वर में है, रालम पिथौरागढ़ में, नाभिक भी पिथौरागढ़ में है, तो ये आपका गलत है। ठीक, तो नाभिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद कुड़िन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी? कुड़िन मुद्राओं को अल्मोड़ा मुद्राएं भी कहा जाता था। तो कत्यूर घाटी में थी पहले, लेकिन बाद में थत्यूड़ और यहाँ देवडुंगा में भी पाई गई, तो इन सभी स्थलों में होना चाहिए। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि मैती आंदोलन के जनक कौन है? कल्याण सिंह रावत, अच्छा खासा इसके बारे में बताया था। ठीक, इसके बाद बेगार प्रथा के बारे में भी बताया था। तो ये तीनों के नाम से जानी जाती थी, कुली बर्दाश्त, कुली उतार, कुली बेगार, ये भी सही है। उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में बताया था। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन थे। कुटीर ज्योति योजना, ये भी देखिए, अगर आपने मेरी योजना वाली वीडियो देखी थी ना, तो उसमें कुटीर ज्योति योजना भी आई थी, सेंट्रल लेवल की भी आई थी, तो विद्युत से संबंधित है। और कुटीर शब्द भी आ गया तो अपने आप ही क्या हो गया? कुटीर ज्योति योजना, ज्योति से संबंधित क्या होता है? विद्युत से संबंधित है। ठीक, अच्छा, अब ये थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन परीक्षा वाणी से है। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? फतेहपति शाह ने किया था। ठीक है, औरंगजेब के टाइम पे। इसके बाद चंद्रवंश के टाइम पे सिरती था। देखिए, सिरती दोस्तों एक भूमिकर हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए, ये क्वेश्चन भी मेरा एक ही वीडियो में था। ये श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस, मैंने आपको बताया था ना कि श्रीदेव सुमन ने 84 दिन के बाद भूख हड़ताल की थी, और उसके बाद उनकी 25 जुलाई 1944 को डेथ हो गई थी, 84 दिन के बाद, तो 25 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, अच्छा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया? विक्टोरिया क्रॉस इनको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिला था 1914-15 में। तो यहाँ पर न्यूवे चैपल एक जगह थी, इनको यहाँ पर मिला था। ठीक, अब देखिए, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपने ये मेरी एक ही वीडियो देखिए, आप समझ नहीं, मतलब आप उत्तराखंड की जो एक आंदोलन वाली जो मैंने बताए थे, प्रमुख आंदोलन, वन आंदोलन वाली वीडियो थी, सब आपको मिल जाएगा एक एक करके। ये श्रीनगर 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में एक राजनीतिक सम्मेलन में भाग लिया। किसने भाग लिया? सबने भाग लिया था इसमें। इसी में श्रीदेव सुमन ने क्या कहते हैं, इनको बताया था अपनी उत्तराखंड की जो भी परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम है, जो भी अत्याचार हो रहे, तो श्रीदेव सुमन ने इनको अवगत कराया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है ना। अनासक्ति आश्रम, ये किससे संबंधित है? ये आपका महात्मा गांधी से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपका क्या है? मरोज, ये आपका एक जनजातीय त्योहार है, इसमें बकरा वकरा काटते हैं। ठीक, तो खैर ज़्यादा तो वैसा तो नहीं है। चलो, आ गया क्वेश्चन ये। देवभूमि सॉफ्टवेयर, देवभूमि से रिलेटेड है, तो ये भू अभिलेखों से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये पिथौरागढ़ में है। इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार काफ़ी 25 बार आया होगा क्वेश्चन, ये हंसा मंडाल को मिला है। ठीक, वेट लिफ्टर थी ये। खुमरी पंचायत, ये भी आपकी जौनसारी से संबंधित है। इसके बाद ये भी आपका काफ़ी बेसिक सा, मतलब उत्तराखंड तो मेरे को नहीं लगता कि काफ़ी कोई टफ आई है। 1922 में बैरिस्टर मुकुंद लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो ये तरुण कुमाई था। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मैंने बनाया था। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 23 जनवरी 1939, ये भी उसी वीडियो में है। ठीक, इसके अलावा MCQ पे भी। अब कत्यूरी काल में प्रभावतार से संबंधित है। ये दोस्तों ये होता था भूमि की नाप करने वाला अधिकारी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो चलो कोई बात नहीं। अब उत्तराखंड शासन में जैविक कृषि अधिनियम, ये 2019 में आया था दोस्तों। महिम वर्मा उत्तराखंड, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, ये सेक्रेटरी लेवल पे है। ठीक है, और उत्तराखंड सरकार द्वारा पंचायती अधिनियम राज अधिनियम वर्ष कब घोषित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 2016 में। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, 2016 है इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है 2016, वैसे 4 अप्रैल 2016 है। इसके बाद नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है 1929 में। ठीक है, 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हमने कुमाऊं परिषद के बारे में डिस्कस तो किया, लेकिन इसके पहले अध्यक्ष के बारे में नहीं डिस्कस कर पाए थे, तो इसका आंसर है जयदत्त जोशी। और रम्माण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर में आया, तो चमोली से इसका रिलेशन है। उत्सव ये इस जनपद में बनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन। अब मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन बताता हूँ। रीजनिंग के क्वेश्चन में भी मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा, या सॉल्यूशन मैं आपको अभी यहाँ पर दे नहीं सकता। तो फिलहाल आप आंसर समझ लीजिए, आंसर क्या क्या है इसके फिलहाल मिला लीजिएगा। फिर कभी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इनके सबके सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, लेकिन इसके सॉल्यूशन आपके 100% राइट होंगे जो भी बताऊंगा। ठीक, इसके बाद देखिए 106 का पहला होना चाहिए ए है। ठीक, 3 वाला अगर आपने सही किया तो बहुत अच्छी बात है।
गलत किया तो कोई बात नहीं। 107वें का बी होना चाहिए, 874 रुपये आ रहा था इसका। ठीक, इसका होगा आपका 9 यानी ए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। होता है क्या है कि जैसे आपको इसमें संबंध बताने हैं, ठीक, अध्यापक लेखक पुरुष, अगर ये गोला ऐसे होता ये और ये, तब तो ठीक था। लेकिन अब इस तरीके से देखा जाए तो फिर से यार आयोग का ही है। देखिए इसका मतलब है ना, देखिए पुरुष, पहले तो आ जाएंगे पुरुष, सब पुरुष हैं। अब उसके अंदर अध्यापक होंगे और अध्यापक लेखक भी तो हो सकते हैं। अब अगर ये इनका मानना है कि भाई ठीक है कि भाई अध्यापक और लेखक बिल्कुल अलग अलग हैं तो लेकिन दोनों के दोनों क्या पुरुष, क्योंकि अध्यापक और लेखक हैं। अब अगर कोई ऐसा बोलेगा कि भाई अध्यापक और लेखक पुरुष नहीं है तो बात गलत है, क्योंकि अध्यापक नहीं होता फिर अध्यापिका होता और लेखिका होता। तो यहाँ पर ये तो बात है कि दोनों के दोनों पुरुष हैं तो पुरुष के अंतर्गत ही आने चाहिए, पुरुष के अंतर्गत होंगे और आपका ये अध्यापक है लेखक है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका ऑप्शन बी हो सकता है, लेकिन मैं इसमें अभी श्योर नहीं हूँ। अब आगे आंसर की से पता लगेगा। ठीक, इसके बाद ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और 110वें का, ये तीनों के तीनों सही हैं। ठीक, आप औसत निकाल लेंगे इनका तो तीनों के तीनों सही हैं। और इसके बाद ये जो इसका जो राइट आंसर है 111वें का, इसका था 8:3। 8:3 इसका बिल्कुल सही आंसर है, ये आप निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। और इसके बाद इसमें आएंगे 125 दिन, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद इसका प्रतिशत वाला जो क्वेश्चन है इसको आप देख लेंगे तो इसका आ रहा था सी, आ रहा था इसका 0.00384। मैंने सारे इसके सॉल्यूशन निकाले हैं और जहाँ तक मेरा ख्याल है बिल्कुल सही है। इसके बाद इसका जो आंसर है, इसका आंसर होना चाहिए बी। ठीक है ना, ये इस तरह से पेंडुलम की तरह घूम रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन है कि पहले इधर को जा रहा फिर इधर को जा रहा। तो इस कोई बात नहीं, अब सॉल्यूशन तो अभी मैं इसको बाद में बता दूंगा, इतना समय नहीं है अभी। और फिर इसके बाद लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या में इसका आंसर 16 होगा। मीडियन का भी क्वेश्चन आ गया था, माध्यिका निकालनी है तो इसका आंसर 12 आ रहा था। ठीक, और फिर चलो रीजनिंग में देख लेते हैं। कोशिश से सफलता मिलती है, पढ़ने से ज्ञान मिलता है। ठीक, तो पढ़ना ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मयूर, ये वाला तो इतना लंबा स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा धनी है। तो पहले स्टेटमेंट में ही काम हो जा रहा है, पता लग जा रहा है कि जो प्रणव है वो आपका क्या कहते हैं, सॉरी जो अशोक है वो सबसे धनी है, वो पहले ही स्टेटमेंट में पता लग जा रहा है। तो केवल एक ही पर्याप्त है। ठीक, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी टिपिकल सा भी लगा और सच में ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। पहले तो इसमें ये पता लगाना है कि माइनस का अर्थ क्या है एक्चुअली, और फिर उसके बाद इसके बाद फिर बॉड मास भी लगाना है। तो 1090 इसका आंसर आएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बस यहीं तक ही आपका देखा जाए तो काम हो जा रहा है इस क्वेश्चन का, कि अगर आप पहले दो स्टेटमेंट को पता लगे हो तो आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसकी माता है। ठीक है, वीना अशोक की भाभी हैं। तो आपको बताना है कल्याणी किस प्रकार से अशोक से संबंधित है। तो कल्याणी भाई अशोक की माँ है। ठीक है, इसके बाद इसका ये तो ठीक था, इसका होगा दायां दायां दायां। ठीक, आप इधर को चल रहे हो तो आपको मतलब आप ईस्ट की ओर को जा रहे हो तो आप दाएं मुड़ो दाएं मुड़ो दाएं मुड़ो, मतलब दाएं मुड़ो फिर दाएं मुड़ो तो आप नॉर्थ की ओर को चले जाओगे। ठीक, ये भी एक क्वेश्चन है, काफ़ी बकवास सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसका आंसर हमने निकाल दिया। इसको आपने क्या करना है, देखिए 4 PM है और 6 AM है। आपने 12 जो AM है उसको आप मानक मानिए। ठीक है ना, तो 12 AM को आप मानक मानेंगे तो ये जो 4 PM है तो 12 AM से 4 AM का मतलब 4 PM का मतलब हुआ 16 घंटे 5 मिनट। 16 घंटे 5 मिनट और ये है 6 घंटे 10 मिनट। 16 घंटे 5 मिनट को आप मिनट में कन्वर्ट करिए और 6 घंटे 10 मिनट को भी आप मिनट में कन्वर्ट करिए, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आपका बी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी इसका आंसर होना चाहिए। अच्छा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वैसे देखिए दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा आया है। ठीक, तो ठीक है, काफ़ी अच्छा है। मेरे को तो नहीं लगता कि कोई मतलब इसको तो साइंस वालों को भी करने में दिक्कत आई होगी। तो ए इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो 124वां है। 2 रेलगाड़ियाँ चलती हैं और क्योंकि इसमें ये आपका सापेक्षिक गति से संबंधित है तो ये 50 इसका आंसर है। ठीक, अब देखिए यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन का भी लेवल काफ़ी अच्छा है 125 वाला। अगर इसमें किसी को शॉर्ट ट्रिक ना आती हो तो फिर इसको नॉर्मल ट्रिक से करना पड़ेगा। नॉर्मल ट्रिक के हिसाब से काफ़ी लंबा बैठता है, तो 5वां है इसका आंसर। ठीक, और इसके बाद ये आपका LCM से रिलेटेड है, इनका आप LCM ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 504। ठीक, अच्छा, ये भी देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक की घड़ी आपकी क्या कहते हैं 1 मिनट धीमी थी और बृहस्पति दोपहर को 2 मिनट तेज हो गई। इसका मतलब है कि 2 दिन में हम कह सकते हैं भाई 3 मिनट आपकी बढ़ गई हो, यही तो मतलब है ना।
तो आपका इसका जो राइट आंसर है, इसका मतलब है कि आपको 2/3 दिन में वो 1 मिनट बढ़ जाएगी। यही है ना, आपको ये बताना है कि 1 मिनट, अगर वो 1 मिनट बढ़ जाए तो सही होगा। तो 2/3 दिन इसमें, यानी 2/3 का मतलब है कि आपने 24 घंटे का 2/3 निकाल देना है। तो 3 अट्ठे 24, यानी 16 घंटे बाद आपकी घड़ी बिल्कुल सही टाइम दिखाएगी। तो करना क्या था, इसमें आपको 16 घंटे ऐड कर देने थे। तो अगर आप 16 घंटे ऐड करोगे तो प्रातः सुबह 5 बजे बुधवार निकलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसको अभी इतना ज़्यादा हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी आप ओरली कर सकते थे। मोहन स्वामी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, एडवर्ड रामास्वामी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। कौन सा ऐसा लड़का है जो हॉकी, फुटबॉल, टेनिस दोनों खेलता है? ठीक, तो यहाँ पर आप देख लो, जैसे मोहन है वो हॉकी और फुटबॉल खेल रहा है। आपको क्या चाहिए, हॉकी और फुटबॉल चाहिए ना, तो मोहन यहाँ पर भी दिख रहा है और इस साथ में टेनिस भी खेल रहा है। देखो ना, मोहन टेनिस हॉकी, मोहन हॉकी फुटबॉल, तो एक ही बार में आपको पता लग जाएगा। तो कौन है इसका आंसर, मोहन है। ठीक, अच्छा ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका एक सीरीज टाइप का है। कैसी सीरीज बन रही है, ऐसे बन रही है 0-1, फिर 0-0-1, फिर 0-0-1, ये 0-1 0-0-1, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 0-0-1, तो 0-1-0-1 इस टाइप से आएगा ये। ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 आएगा शायद। ठीक, हाँ 0-1 फिर 0-0-1 ऐसे करके बनना है ना। तो 129वें का इसका सी है। ठीक, ओके, अब ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ रहा था 17.5%। ठीक, तो ये थे क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग के। आपको अगर कोई डाउट है तो आप बता दीजिएगा, वैसे मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही है। अच्छा, अब आ गए दोस्तों कौन से हिंदी के क्वेश्चंस पे। हिंदी के क्वेश्चन में भी आप देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें भी काफ़ी कुछ डाउट हैं, वैसे तो सिंपल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, एक बकरी, 2 भेड़ें तथा कई गायें चर रही थी। तो मेरे हिसाब से तो इसका सही आंसर डी होना चाहिए, एक बकरी, 2 भेड़ें तथा कई गायें चर रही थी। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब ये होता है जी खड़ा करना। ठीक, कलेजे पे पत्थर रख के होता है ना कि हमने भाई कलेजे पे पत्थर रख लिया उस समय पे। जानकार में प्रत्यय, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला भी था कि आप बस ये प्रत्यय और ये वो करो तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। देखो जानकार है तो क्या होगा, कार होगा। ठीक, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, अब इसमें तो देखा जाए तो भाई दोनों ही शुद्ध लग रही है। ये वाली जो सुसुसरा है वो भी सही है, बी वाली भी देखी है, तो मेरे हिसाब से ए होना चाहिए। अब देखते हैं क्या है इसका। ठीक, अब ये भी एक आपका शब्द वर्तनी की दृष्टि से वैसे होता है वत्सर्य होता है करके, ऐसा होता है तो ना। तो देखा जाए तो क्या होगा इसका आंसर, ये भी पता नहीं, इसमें बी हो सकता है, लेकिन अभी भी श्योर नहीं, इसको मैं छोड़ दो। ठीक है ना, महात्मा शब्द में कर्मधारय समास होता है, ये ठीक है। पर प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, प्रत्येक शब्द यानी प्रतिधन एक, तो ईधन औ चल रहा है तो प्रत्येक बन गया तो यण संधि है। ठीक, टेक्निकल है बस, और क्या है। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें, आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है, यही होना चाहिए। बाकी और कोई हिंदी के कोई महान यहाँ पर व्याख्याता होंगे तो बताए। ठीक, सज्जन का सही है सतधन जन। ठीक है ना, सतधन जन, तो ये इसका होना चाहिए। ठीक है ना, और इसके बाद आपका क्या आएगा कि आप बीती निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास का, बहुव्रीहि समास का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो आपका, यानी हम कह सकते हैं कि बहुव्रीहि समास का मतलब होता है दोस्तों कि जो आपका अर्थ उसका अलग होता है ना, बहु उसको क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास। तो पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब है यानी पीला है जिसका अंबर, तो यानी अब आपका पीताम्बर किसी और के लिए यूज होता है, तो ये है इसमें। अच्छा, बाकी क्वेश्चन कहाँ गए, चलो कोई बात नहीं दोस्तों, इसमें बाकी क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। देखिए आपके पास अगर पेपर तो होगा ही, मैं आपको डायरेक्टली वैसे ही बता देता हूँ। फूल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, मैंने आपको बोला था फूल का क्या होता है दोस्तों, पुष्प होता है। ठीक है ना, धनु शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, कोदंड, उसको कोदंड बोलते हैं। ठीक, जिसके हृदय में ममता नहीं है वो क्या कहलाता है, निर्मम। ओके, अगोचर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो। मत्स्य शब्द मछली, ऑफ कोर्स। अनु शब्द का किस में नहीं होगा, अनभिज्ञ में नहीं होगा। अगर आपने पेपर होगा आपके पास, अपना पेपर भी रख के ना आप देख सकते हैं। गमन में कौन सा प्रत्यय होगा, अन, अब वो टेक्निकल है वैसे ही पहचान लोगे। ठीक, नस्वर का क्या होता है दोस्तों, विलोम शाश्वत। यथेष्ट का होता है मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा का होता है कम, कम मिला। ठीक, संयोग में क्या होगा, सम, सम धन योग। ठीक है, तो होता है संयोग। इस तरह से आपके हिंदी में बन जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये थे आपके सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे।
और इसमें डेफिनेटली कुछ चेंजेस भी होंगे। आयोग के द्वारा जब आंसर की निकलेगी तब पता लगेगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया हो, आपका सिलेक्शन हो प्रवक्ता स्क्रीनिंग में, और आपके द्वारा कुछ खुशखबरी यहाँ पर सुनने को मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं अब आगे कब आती है वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।